ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं उनका इस समय क्या व्यू है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ये साल काफ़ी टफ रहा है भारतीय मार्केट्स के लिए। निफ्टी ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सारी ग्लोबल मार्केट्स को हमने अंडर परफॉर्म किया है और ब्रॉडर मार्केट में तो काफ़ी पेन रही है। आपके हिसाब से क्या 2026 में पिक्चर थोड़ी बेटर होगी? थैंक यू अनुज, और आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं 2 दिन एडवांस में। और ये आपकी बात ठीक है कि इंडेक्स में जितना रिटर्न दिख रहा है उतना अधिकतर आपके जो दर्शक हैं उनके पोर्टफोलियोज में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि चाहे आप NSE 500 या BSE 500 को देखें तो उनका रिटर्न पॉजिटिव है, लेकिन मीडियन स्टॉक डाउन है। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल 70-75% स्टॉक्स 10% से ज्यादा डाउन है। आज भी 20% से ज्यादा डाउन, आई थिंक 40% स्टॉक 20% से ज्यादा डाउन है, तो वो तो पेन रहा है। और अगर आप विश्व के बाजारों की बनस्पत देखें तो भी वी वर इन द बॉटम 10%, मेरे ख्याल 37 या 38 नंबर है हमारा 42 मार्केट्स में। तो ये साल तो अच्छा नहीं रहा, पर मैं ये भी कहूंगी कि अभी मैं जिसको भी सुनती हूँ टीवी पर या यूट्यूब पे या जहाँ, अभी सब रिस्क गिनवा रहे हैं, अभी वो स्थिति है। तो ये मैं आपके दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप औसतन देखें तो जिस समय जब बाजार बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब लगता है कि रिटर्न बनाना बहुत आसान है, जो कि आप 2024 में देखें तो अगस्त तक वो हाल था कि लोग बोल रहे थे हमसे कि आप रिस्क मैनेज ही क्यों कर रही हैं, हमको तो हाई रिस्क लेना है। वहां से अब बिल्कुल उलट स्थिति है, जहां सबको रिस्क नजर आते हैं, लेकिन उतना कोई बहुत बड़ा अच्छा होने जा रहा है ऐसा कोई बात नहीं कर रहा। तो वो सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। इसका मतलब है कि जिस समय आपको लगता है कि SIP रोक दें, मार्केट से निकल जाएं, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या फायदा हुआ, गोल्ड में होते, अमेरिका में होते तो रिटर्न ज्यादा बनता, तो वही समय होता है जिसके बाद वो औसत से ज्यादा रिटर्न मिलता है। और जैसे मैंने कहा 2024 की जो स्थिति थी उसके बाद आप देखिए तो पिछले पूरे संवत में कोई रिटर्न नहीं आया। तो वो जब इतना ज्यादा खुशहाली का माहौल होता है तब आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। अभी हम लोग मेरे ख्याल से तो दूसरी तरफ हैं। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी मुझे लगता है तीसरी तिमाही से आपको बेहतर अर्निंग्स नजर आएंगी। पहले मेरा अनुमान था कि दूसरी तिमाही, लेकिन जब उसके बीच में जब GST का चेंज आया तो फिर ये स्पष्ट हो गया कि उसके भले ही वो BST का चेंज अच्छा हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने के लिए तो काफी बिजनेसेस को डिसरप्ट करेगा। तो वही हुआ। तो अब आपको वो जो थोड़े बेहतर अर्निंग्स हैं वो तीसरी तिमाही में, दिसंबर एंडिंग तिमाही में नजर आने चाहिए। देवीना जी, इस समय सबसे ज्यादा क्रेज में अगर कुछ है तो वो है मेटल्स। आप चाहे गोल्ड या सिल्वर देखें या बेस मेटल्स देखें, और एक महीने में हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स ने 50% के रिटर्न्स दिए हैं, हिंदुस्तान जिंक ने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। ये आपके हिसाब से क्या हो रहा है इस समय, और इस थीम को कैसे प्ले करें? ये एक तो अब शायद थीम प्ले करने में थोड़ी देर हो गई है, बिकॉज कमोडिटी खासकर जैसे बेस मेटल का होता है वो बहुत लंबी चलती है तेजी, ऐसा अधिकतर होता नहीं। और इस बार 2 चीजें जो अगर हम भारतीय प्लेयर्स के हिसाब से देखें, एक तो जो डॉलर के बनस्पत रूपी डेप्रिशिएट किया है, तो चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या नहीं, आपका जो बेंचमार्क भाव होता है वो डॉलर में होता है। तो अगर रुपया गिरता है तो आपकी यहाँ पर रियलाइजेशन बढ़ जाती है, वो एक चीज होती है। दूसरा, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगी है इस वर्ष, तो वो खासकर चाइना से जो हम आयात करते हैं उस पर, तो वो भी एक एडिशनल कुशन रहा है यहाँ भारत के मेटल प्रोड्यूसर्स के लिए। जहां तक सोने की बात है, चांदी में तो फिर भी थोड़ा इंडस्ट्रियल पुट भी है, और दूसरा बात है कि थोड़ा उसमें अभी तो मेरे ख्याल से जस्ट वो ट्रेडिंग पोजीशंस के कारण भी आपको एक वो लास्ट मूव मिला है। पर जहां तक सोने की बात है, आप देखिए जो भी चीज आप अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं कि पीछे जो हो गया अब मैं उसके पीछे भागूं, वो स्ट्रैटेजी गलत होती है। तो आप जो भी चीज आप सोचेंगे कि जो चाहे वो सेक्टर हो, एसेट क्लास हो, देश हो, या इवन स्ट्रैटेजी हो, आप पिछली वाली जो स्ट्रैटेजी काम की है उस पर जाएंगे तो आप सिस्टमैटिकली अंडर परफॉर्म करेंगे। ये मतलब ये डेटा है।
तो जहां तक सोने का सवाल है, अब थोड़ा तो डेंजरस टेरिटरी में है। तो ये हमारे जो मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज हैं, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो, सोना चांदी होता है, बट वो सिंगल डिजिट एलोकेशन होता है। 10% से ऊपर तो हमने कभी नहीं रखा है। और वही चीज आप लोग को भी ऐसा नहीं कि 30-40% सोना चांदी में रखना चाहिए। और सोने का ये बात शायद मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सोना इक्विटी से भी ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। हम समझते हैं वो सेफ हेवन है, लेकिन सोने का चार्ट ये नहीं बताता है। जिस तरह की हमने तेजी देखी है, वो मैंने हेडलाइंस देखी थी कि ये पिछली बार आपको 1979 में नजर आई थी, और 1980 में सोने ने एक हाई बनाया था, डॉलर की मैं बात कर रही हूँ। वहां से नियरली 20 साल बाद वो वहां से 60% नीचे था। 27 साल लगे थे वो हाई क्रॉस होने में, और अगला हाई भी जो था उसके बाद भी 40% गिरा था। तो हम लोग को रुपया में लॉन्ग टर्म चार्ट सोने का ठीक लगता है, क्योंकि वो रुपी डेप्रिसिएशन का चार्ट है। और पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई भी हार्ड करेंसी एसेट का, सोना ही एक चीज थी जो आपको वो करेंसी हेज दे रही थी। अब वो बात नहीं है। अब आप निवेश कर सकते हैं बाहर के बाजारों में, और आपको करना चाहिए। सबका सब सोने के थ्रू नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, देवीना मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको 2026 का अग्रिम शुभकामनाएं। ये आईटी कंपनियों पे आप 2026 में क्या आउटलुक रखेंगे? 2025 में यूएस में एआई स्टॉक्स के एक बड़े वाइल्ड मूव के बाद, स्पेशली वो आईटी कंपनियां भारत में जो अपने आप को एक एआई प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए तैयार कर रही हैं। आई मीन जस्ट सी, आई मीन कोफोज ने क्या किया, एंकोरा का अधिग्रहण। आप आईटी पर व्यू क्या रखती हैं? मिड कैप आईटी व्यू क्या है, स्पेशली दोज कंपनीज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एआई प्लेटफॉर्म? देखिए, ओवरऑल मेरा ये व्यू है कि इंडियन आईटी सर्विसेज की मैनेजमेंट अच्छी है। अगर आप उसको बहुत नारोली डिफाइन करें तो हर बार जब कोई चेंज आया है बाजार में, पहले था कि Y2K के बाद बिजनेस नहीं रहेगा, फिर वो पूरा डिजिटाइजेशन का आया, क्लाउड का आया, वो सब चीज उन्होंने नेविगेट कर ली, और वही चीज एआई में भी होगी। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनीज ये वाला भी जो बदलाव है उसको उसमें अडाप्ट कर लेंगी। वो मेरी जो उनसे प्रॉब्लम है वो अलग है कि उन्होंने क्यों नहीं वैल्यू चेन में ऊपर गए, क्यों नहीं R&D पे स्पेंड किया। बट ये मुझे खतरा नहीं लगता कि वो लोग अपने को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। अब फिलहाल हमारे पीएमएस में आईटी सर्विसेज थोड़ा ओवरवेट है, बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है। और थोड़ा हम लोग लार्ज कैप से मिड कैप में मूव भी किए हैं। और जो आईटी की सर्विसेज, मुझे लगता है आज की जो स्थिति है कुछ हद तक वैसी है जैसे बैंकिंग की थी इस साल के शुरू में, कि 5 में से 4 साल अंडर परफॉर्म किया था 2022 को छोड़ के, और इस साल आपको बैंकिंग में रिटर्न नजर आया। तो मेरा अनुमान है कि कुछ हद तक आईटी सर्विसेज भी बहुत लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बेहतर परफॉर्म करेंगे स्टॉक्स, पर आपको चुनना पड़ेगा उसमें। हाँ, चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा। ये मैम बैंकों पे तो बात ही नहीं हुई। बैंक निफ्टी इसलिए लगभग 1 महीने से इतना साइडवेज है कि पूछे मत। 2026 किसका? आई मीन 2025 मोर और लेस इट्स बिलोंग्स टू PSU बैंक्स। 2026 में क्या ये प्राइवेट बैंक जो हल्का सा एक बैकफुट पे हैं इस बार, मोस्ट स्पेशली ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, क्या लगता है 2026 के लिए आउटलुक क्या है आपका? देखिए, बैंकिंग में हम हमेशा बहुत अंडरवेट रहते हैं। इस साल धीरे धीरे, अभी भी ओवरवेट नहीं है, पर इस साल काफी ऐड किया, और कुछ हद तक जैसा आप बता रहे हैं उसी टाइप के पैटर्न में कि पहले के काफी महीनों में PSU बैंक्स में ऐड किया, और प्राइवेट बैंक्स में अभी अंत में पिछले रीबैलेंस में कुछ ऐड किया है। बट ऐसा मुझे, मतलब ऐसा कोई 2026 में बेस्ट सेक्टर बैंकिंग रहेगा ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी, जैसा मैंने कहा, नॉर्मली तो हमारा वेट बहुत ही कम रहता है, तो अभी ओवरवेट नहीं है, लेकिन अधिकतर जितना वेट रहता है उससे ज्यादा है। मैं बैंकिंग में हमेशा डर डर के निवेश करती हूँ, बैंकिंग या किसी भी लेंडर में, कि वहां हमेशा यही डर रहता है कि कहाँ से नेगेटिव सरप्राइज आएगी, वो आप बाहर बैठे सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस इन्वेस्टर हूँ बैंक्स में ओवरऑल। चलिए, बैंक्स में थोड़ा सा नर्वस इन्वेस्टर हैं देवीना जी। देवीना जी बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 में आपने चैनल का अच्छा साथ दिया, 2026 में भी आपसे हम बात करते रहेंगे, और आपको और आपकी पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।